गुड मॉर्निंग। सेकेंड चैप्टर साइंस का क्या नाम है? वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। तो कोई भी काम करते हैं उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब एनर्जी के टाइप्स होता है, कौन कौन एनर्जी। फिर पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फ्री फॉल क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी, कोई चीज मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें कह रहा है किसमें काम हो रहा है, तो वर्क होता क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बल लग रहा है तो कहते हैं कि कार्य होता है। कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स लगने से क्या हुआ? उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां आ गया। किसी चीज को हम उठा के यहां से यहां लाए, मतलब वर्क किए, या यहां से यहां हम आए तो क्या हुआ? वर्क हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ, तो वह कार्य नहीं माना जाएगा। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क को क्या लिखते हैं? W, फोर्स को क्या लिखते हैं? F, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? स्मॉल s। यही हो गया इसका। तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। अब ये कोई चीज है, अगर हम इसको ऐसे ऊपर उठा के ले जा रहे हैं तो वर्क में जब ये ऐसे जा रहा है तो कितना वर्क करेगा? तो उसका फॉर्मूला बनता है वर्क इज इक्वल टू F इंटू S कॉस थीटा। अभी तुम लोग साइन कॉस ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हो मैथ्स में, तो अभी ये तुम लोग को नहीं आएगा कि कॉस क्या है। फिर भी ये जान लो, ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा। इसको बेस बोलेंगे, ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो बेस इसको बोलेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा, ये फोर्स को F1 लिया, ये फोर्स को F, तो F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? F1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन चीज है? F। ये वैल्यू F है। तो W इज इक्वल टू FS। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये क्या है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्स जो लग रहा है F1 का वैल्यू क्या है? क्रॉस किए तो F कॉस थीटा, यहाँ F कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा, तो वो अलग अलग वैल्यू आता है। अगर 0 डिग्री वैल्यू आएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो W इज इक्वल टू FS। अगर थीटा की जगह 90 डिग्री आता है तो कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तभी वर्क क्या होगा? 0। तो 90 डिग्री मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा ऊपर जा रहा है, जैसे हम लोग लिफ्ट में ऊपर जाते, तभी वर्क 0 माना जाएगा। और जब 180 डिग्री है तो cos थीटा cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, तो F क्या आएगा? -F, क्योंकि ये 1 आया वैल्यू cos थीटा का, तो -FS। कंक्लूजन क्या हुआ कि यहाँ क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क। अगर स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है तो क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क। वर्क 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी। यहाँ वर्क क्या हुआ? 0 वर्क। और यहां क्या वर्क हुआ? निगेटिव वर्क। ठीक, अब आ जाते हैं वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट क्या होगा? तो वर्क का यूनिट में क्या है? F इंटू S। तो F का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या होगा? न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को क्या नाम दे दिया? जूल। तो क्या हो गया यूनिट वर्क का? जूल। अगर हम किसी 1 न्यूटन फोर्स से किसी चीज में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर दिए, अगर समझो ये 1 किलोग्राम का है और इसको मैं 1 मीटर मूव किया, तो मैं कितना वर्क किया? 1 जूल। तो जूल क्यों नाम रखा? तो जूल साइंटिस्ट का नाम था, उसके सम्मान में उन्होंने वर्क क्या डेफिनेशन सब दिया। ये हुआ SI सिस्टम में जूल।
और सीजीएस में उसी को क्या बोलेंगे, अर्ग। जैसे फोर्स का 2 यूनिट है, एक यूनिट न्यूटन था और सीजीएस में डायन, तो डायन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी अर्ग बोलेंगे। तो वर्क का 2 यूनिट क्या हुआ, एसआई में हुआ जूल और सीजीएस में हुआ अर्ग। ये सब साइंटिस्ट लोग के सम्मान में ये नाम दिया जाता है। अब 1 जूल मतलब कितना अर्ग, तो जूल हुआ न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन 1 न्यूटन 10⁵ डायन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10⁵2, तो 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2 10⁷7 डायन सेंटीमीटर। तो ये डायन सेंटीमीटर नहीं बोल के क्या बोला, अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷7 अर्ग, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डायन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से याद रखने का। When the force and the displacement are in same direction, तो वर्क क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। वहां थीटा का वैल्यू देखा तो वर्क पॉजिटिव। When the force and displacement are in opposite direction, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क इज निगेटिव। When the applied force does not cause any displacement, या अगर कहीं यहां से वहां कहीं गया नहीं, एक ही जगह है, या सीधा ऊपर गया, when the force and the displacement are perpendicular to each other, तो थीटा 90 डिग्री, the work done is by force is 0। तो 3 तरह का वर्क हुआ, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव कब हुआ, जब हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। निगेटिव क्या हुआ, जब एक दूसरे के अपोजिट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं और वो इधर आ रहा है, तो निगेटिव। और 0 वर्क कब कहलाएगा, जब कोई चीज में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो या सीधा ऊपर जाए, तो वहां 0 वर्क। तो वर्क 3 तरह का हुआ। अब ये सब समझा रहा है, ये सब पढ़ने का थोड़ा डिटेल, और तुम लोग को भी अपने से थोड़ा समझ में जाएगा। फिजिक्स का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में 1943 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स, एनर्जी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैथ्स दिया, कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। ये क्या हो गया, m, और हाइट कितना है, 10 मीटर। तो फोर्स इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू, हमको क्या जानना है, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें फोर्स नहीं दिया है, तो फोर्स पहले निकाला, mg। जी मतलब क्या हो गया, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में जाता है तो एक्सीलरेशन a, और कोई चीज ऊपर ऐसे जा रहा है तभी एक्सीलरेशन को a नहीं लेके g। फोर्स का ma होता है, तो कोई चीज जब ऊपर और नीचे जाए आए तो g के जगह a के जगह क्या लेंगे, g। और चूंकि ऊपर की ओर जा रहा है इसीलिए क्या हो रहा है, निगेटिव में लिया, जी का वैल्यू दे देगा एग्जाम में। तो 9.8 10th में पढ़ोगे ये कैसे वैल्यू जी का आता है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ही है। तो फोर्स कितना हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, अब वो कितना आया, 196 फोर्स आया। अब हम वर्क निकालेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। तो एफ कितना आया, -196 इंटू 10, तो वर्क हुआ -1960 जूल। ओके, निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का 2 नाम था, वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी में रिलेशन है, हम जितना वर्क करते हैं तो उस वर्क में उतना एनर्जी खर्च होता है, यानी जितना एनर्जी मेरा खर्च हुआ उतना ही वर्क हुआ। वर्क का डेफिनेशन देखे कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स से किसी चीज में तो वर्क हुआ। अब व्हाट इज एनर्जी, बहुत छोटा डेफिनेशन है, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। जिस चीज में काम करने की क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क। यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी सेम होता है, यानी जो यूनिट वर्क का था जूल और अर्ग, वैसे ही इसका भी एनर्जी का भी क्या होगा, जूल एंड अर्ग। अगर ये एक फास्ट क्रिकेट बॉल है, वो स्ट्राइक किया स्टंप को, तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। एक कॉइन को कैरम बोर्ड
में मारते स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते तो क्या होगा, मूवमेंट। ये सब क्या बता रहा है कि एनर्जी से क्या आया, मूवमेंट आया। तो अब एनर्जी दो टाइप का है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया है, और इसका जैसे V इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला निकाले थे, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये एग्जाम में निकालने देगा कि ये कैसे होगा, तो वो चीज वहां तक पहुंचते हैं। तो पहले क्या समझे कि एनर्जी किसे कहते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और वो दो टाइप का है, क्या दो टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, किसे कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, किसी चीज में मोशन है, चल रहा है, उसके कारण अगर उसमें एनर्जी है तो इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क की हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब इसमें एफ और एस का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये फिजिक्स का सबसे बड़ा चीज होता है कि तुम किसी फार्मूला को कैसे प्रूव करके बनाते हो। तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बस बहुत इजी है। सबसे पहले ये लिखना, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस। अब हम लोग एफ का वैल्यू क्या होता है, एफ का वैल्यू होता है ma, तो यहाँ एफ के जगह ma बैठा देंगे, और एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो क्या लिखे, पहले W इज इक्वल टू एफ एस, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब f का वैल्यू क्या होता है, ma, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब s का वैल्यू जानेंगे, तो s का वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कोई चीज अगर अस्थिर है और तब वो चलना शुरू किया तो u के जगह क्या डाल देंगे, 0, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, बच गया 1/2 ए टी स्क्वायर। यानी s इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 ए टी स्क्वायर। ये तीसरा। अब ये f के जगह ma बैठा देंगे, s के जगह 1/2 ए टी स्क्वायर। तो क्या लिखा, W इज इक्वल टू एफ के जगह ma, s के जगह 1/2 ए टी स्क्वायर। तो 1/2 इधर ले लो, m यहाँ ले लो, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और टी स्क्वायर, ए टी को ब्रैकेट में ले लो। अब हम लोग इसको एक इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 है, v इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू ए टी के जगह क्या डाल देंगे, v, तो क्या बन गया 1/2 mv²। यही प्रूव्ड हुआ, ये वर्क हुआ। लेकिन वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। इसीलिए W के जगह ke और W सेम चीज हुआ, तो W के जगह k लिख दिए, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया, 1/2 mv²। ये एक्सप्रेशन तुमको निकालना होगा। तो बस सीधा कहां से गए, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ के जगह ma, s के जगह ये बैठा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, ma इंटू 1/2 ए टी स्क्वायर। 1/2 इधर ले लो, m यहाँ ले लो, a इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर हो गया, a को भी t को। 1/2 m, ए टी के जगह क्या बैठा दो, v, v पर स्क्वायर 1/2 mv²। ये ए टी यहाँ दिखा देंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u 0 है तो v ए टी, इसलिए ए टी के जगह v बैठाया। अब एक मैथ्स देखो, देगा 2 मार्क्स का मैथ्स रहता है, फिजिक्स में मैथ्स जरूर आता है। ए स्टोन हैविंग, ये दोनों चैप्टर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ए स्टोन हैविंग मास 250, मास मतलब हुआ वो m लिख लेंगे। फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, तो कुछ ऊंचाई पर से जमीन पर गिर रहा है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव, हमको काइनेटिक एनर्जी जानना है। और वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये ग्राम में है, तो कभी भी ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो 1000 से डिवाइड देंगे तो 3 घर पीछे डेसिमल आ गया, तो क्या हो जाएगा 0.250। ये 0 को हटा दो तो 0.25 किलोग्राम। v भी मालूम है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पुट किए, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, या ये 2 2 होगा, 1 2 कट जाएगा,
0.25 इंटू एक 2 बचेगा 0.5। ठीक, तो ऐसा छोटा छोटा मैथ्स तुम लोग को एग्जाम सब में मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग कौन सा एनर्जी देखे? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? मिला क्या था काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? 1/2 mv²। अब दूसरा पढ़ रहे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, किसी एरो मतलब तीर हुआ, अगर हम तीर को खींच के रखते हैं और छोड़ेंगे तो काम करेगा। तो जब वो खींचा हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। पानी एक डैम में है और वो हाइट में है, तो वाटर कैप्ट एट ए हाइट फ्लोज थ्रू ए पाइप इनटू द टैप। तो वो जब वो वाटर फ्लो करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी, जब वो डैम में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी। एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग जैसे इस सब में स्प्रिंग रहता है, उसको दबा दो फिर छोड़ोगे तो वो क्या होगा? खुल फैलेगा। तो जब हम दबाए हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। गुलेल जो होता है जिससे हम लोग स्टोन मारते हैं, तो वो गुलेल में कौन सा एनर्जी? जब तना हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल। चूंकि वो काम कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर रखे हो अर्थ के सरफेस से, तो उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है? जब हम ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उसमें काम करने की क्षमता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा। यानी ऐसी पोजीशन में रखे हैं कि उसमें एनर्जी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। होल्ड ए चॉक एट ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर एंड रिलीज इट। तो क्या वो काम करेगा ना? जब हम फ्लोर से एक चॉक को ऊपर उठाए तो नीचे गिरेगा तो आवाज होगा, साउंड एनर्जी होगा, तो उसमें एनर्जी है। तो जब हम चॉक को जमीन से ऊपर उठा के रखें तो उसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स ma होता है तो a को g लिखा, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूंकि ऊंचा उठा के रखे हैं तो क्या होगा? h, तो w इज इक्वल टू mg है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ। ऐसे अगर डिस्टेंस है तो h लिखते हैं, और अगर कोई चीज ऐसे ऊपर है तो वही s को h लिखते हैं, तो mg h। तो काइनेटिक एनर्जी क्या था? 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? mg h। अब ये सिखाया, एक मैथ्स दिया, 500 किलोग्राम वाटर है, तो ये m का वैल्यू हुआ, m हो गया। ये तुरंत समझ जाने का, ये मास हो गया। और 10 मीटर बिल्डिंग हाई है तो वो क्या हो गया? h हो गया। तो h भी तुमको 10 मीटर आ गया। फिर उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फिक्स्ड रहता है, g यानी a 9.8। पोटेंशियल एनर्जी mgh सब रखे, मल्टीप्लाई किए। पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालेंगे तो जूल लिखेंगे। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? एनर्जी को तुम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। टाइप दो ही है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एनर्जी के रूप बहुत है। फॉर्म ऑफ एनर्जी पूछेगा, देखो कितने सारे, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम किसी भी एनर्जी की ये विशेषता है कि तुम किसी को किसी में बदल सकते हो। समझो हम लोग मोबाइल में बोलते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं ये साउंड एनर्जी, और ये साउंड एनर्जी किस में बदल गया? मोबाइल में जब गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वही इलेक्ट्रिकल फिर तुम्हारे मोबाइल में गया तो अभी वो क्या हो गया? फिर तुम्हारे में आवाज आएगा तो वो साउंड एनर्जी में। तो किसी भी एनर्जी को किसी एनर्जी में बदल सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं किसी भी एनर्जी को। एक बात मैं बोलूं, मैं एनर्जी को ही गॉड मानता हूं। आज अपने में एनर्जी है तो मैं जिंदा हूं, यानी मेरे अंदर ही गॉड है, भगवान है।
अल्लाह है, एनर्जी इज द गॉड, ऐसा मेरा मानना है। और एनर्जी है तो सब कुछ है, हम काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपने एनर्जी का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गॉड कहते हैं ना, गॉड को के सामने सही रहना चाहिए, तो एनर्जी वेस्ट नहीं करो। अब एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस यूनिवर्स में जितना एनर्जी है, स्टार, मून, प्लेनेट, सब में, पूरे यूनिवर्स में, वो एनर्जी एक बार जितना है उतना ही हमेशा रहेगा, कभी ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा। होता क्या है कि एनर्जी, जैसे समझो 100 रुपया हम लोग क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अब वो क्लास में 100 रुपये को घुमाते हैं, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 20, तो ऐसा करके टोटल करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। अभी समझो जिसको 10 दिए थे उसको 2 दिए, जिसको 5 दिए थे उसको 10 दिए, लेकिन वही रुपया फिर से बांटे, तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, 100। तो उसी तरह से यूनिवर्स में एनर्जी जो है ये फिक्स्ड है, ना कम ना ज्यादा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी एक जूल भी क्रिएट नहीं यूनिवर्स में हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, खाली वो अपना रूप बदलता है। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे में बदलता है। द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स में कांस्टेंट है, अस्थिर है, जितना वैल्यू है उतना ही रहेगा, कभी ना कम ना ज्यादा। ये लर्न करोगे। व्हाट इज एनर्जी हो गया, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, उसको भी डिफाइन को देख लिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, वो भी देख लिए। जहां जहां डबल टिक करते वो डिफाइन को लर्न कर लो। छोटा छोटा मैथ्स भी करवाते जा रहा हूं। अब वर्ड आया फ्री फॉल। क्या है, व्हाट इज फ्री फॉल? अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो कहते हैं वो फ्री गिर रहा है, लेकिन यहाँ अर्थ के पास एयर है तो वो तो रोकेगा। तो फ्री फॉल कब होगा? जब केवल उसमें ग्रेविटेशनल अर्थ का फोर्स लगे। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सेफली शोरली यानी मेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। और कोई फोर्स नहीं लगे, केवल ग्रेविटेशन से वो अर्थ की ओर खींचा जा रहा है। अब नेक्स्ट आया व्हाट इज पावर। यहाँ ये बताया है कि 3 पॉइंट पर अगर ये पेन है यहाँ रखे तो कितना, ये अर्थ है तो यहाँ पर जितना एनर्जी होगा यहाँ पर भी उतना ही एनर्जी होगा। जब लैंड जमीन पर पहुंचेगा तो उतना ही एनर्जी होगा। ये सब बाद में जब क्लास को फिर से तुम लोग का वन टाइम सब जो हो जाएगा, तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो समझा दिया। यहाँ हर जगह पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस करके निकाला, तीनों जगह, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो हर जगह देखा कि उस ऑब्जेक्ट में अगर यहाँ एक लोहा बॉल है और वो बॉल यहाँ पर कितना एनर्जी, यहाँ पर, तो निकाला हर जगह तो एनर्जी सेम होता है। अब लास्ट एक आया व्हाट इज पावर जाएगा चैप्टर, तो बहुत हार्ड नहीं है। इसमें एक चीज केवल डिफाइन को अच्छे से लर्न करना और साथ ही काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकालने का था वो। अब क्या दिया है इसमें, व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। तुम किसी काम को किस स्पीड से कर रहे हो, ये तुम्हारा पावर होता है। कोई एक क्वेश्चन को लर्न कर लेता है 1 मिनट में, और किसी को 10 दिन, और किसी को तो 1 साल, किसी को तो पूरा जिंदगी। यही उसकी पावर हुआ। तो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। अभी देखो ये पावर के बारे में किसने बताया है? जेम्स वॉट ने। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड इन 1781। जो रेलवे का पहला इंजन स्टीम इंजन बना था वो जेम्स वॉट ने बताया था। तो उनके ही नाम पे पावर का यूनिट रखा गया वॉट। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पी इज इक्वल टू, पी मोमेंटम का भी था और इसका भी, तो W बाई टी। तो इस W बाई टी को क्या नाम दिया? अब W का क्या होगा? वर्क का क्या होता है यूनिट? जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है और टाइम का सेकेंड। तो ये जूल पर सेकेंड को क्या नाम दे दिया? वॉट, इनके नाम पे, जेम्स वॉट के नाम पर। तो पावर, व्हाट इज पावर? पावर का यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकेंड, उसी को क्या बोलेंगे? वॉट। अब हॉर्स पावर, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 हॉर्स पावर को का वैल्यू कितना होता है? 746 वॉट। 1 किलोवाट आवर, ये क्या होता है? हम लोग को घर में लाइट का बिल आता है तो यूनिट में बोलते हैं।
तो जो कंपनी सब में होगा इतना वाट सब में लिखेगा तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। इसीलिए क्या करता है, बड़ा यूनिट रख देता है, तो वो किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया कि हम लोग को घर में देखो 10 कहते कि किसी को 120 120 यूनिट आया, किसी को जैसे मुझे 400 450 यूनिट लाइट का बिल आता है, तो यूनिट में बोलते, वही यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। तो यानी वाट में नहीं करके किलोवाट में लेगा और सेकंड में नहीं लेकर के आवर में, तब वो हो गया किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब 1000 और 1 आवर मतलब इतना सेकंड, मल्टीप्लाई करो तो इतना हुआ, यानी 1 किलोवाट आवर, इसी को 1 यूनिट कहते हैं। और कितना होता है ये लर्न कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 हॉर्स पावर 746 वाट और 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू, इसी को लिख दिया, इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। तो किलोवाट आवर को ऐसा, यही किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। अब इसमें एक दो मैथ्स देख लो कि अगर एक 25 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितना छोटा मैथ्स है देख लो, इज यूज्ड फॉर 10 आवर, 10 घंटे तक हम एक बल्ब को जला रहे हैं डेली। हाउ मच इलेक्ट्रिक सिटी डज इट कंज्यूम ईच डे, अब एक दिन में कितना वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है उसका 25 वाट, ये 25 वाट को किलोवाट में बदल दो, तो 1000 से डिवाइड कर दिया उसको, तो 0.025 पावर की जगह। और टाइम क्या था 10 आवर, आवर में ही था, मल्टीप्लाई किया 0.25 किलोवाट आवर। अब अगर इसी को तुमको क्या करना है, पूरे महीने का लाइट का बिल देखना है, तो अगर महीना 30 डेज का है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बल्ब ही थोड़े घर में रहता है, फ्रिज रहता है, आयरन हम लोग चलाते हैं, फैन चलता है, एसी रहता है, ये पर डे का निकाल के उसमें जितना महीने में डेज है वो भर दिए। ये चूज वन और मोर करेक्ट। फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। काम करने के लिए एनर्जी एक जगह से, जूल किसका यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी का। वर्क का भी जूल यूनिट होता है, एनर्जी का भी। पावर इज ए मेजर, पावर क्या होता है, रैपिडली विथ विच वर्क इज डन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, द स्लोनेस या इज परफॉर्म लेंथ ऑफ टाइम, रैपिडली विथ वर्क इज डन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी उसमें लगा। वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को जब हम ऊपर उठाते हैं खींचते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा निगेटिव वर्क लग जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब ठीक किया हुआ है, थोड़ा देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैथ्स है। P इज इक्वल टू W/T, वही कितना पावर है, इस फॉर्मूला पर बैठा, तो इस सब में खाली ये किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो दे दिया। इसको 1 पार्ट में ही लेता हूं और बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए 2nd पार्ट करेंगे। तो क्या पढ़े, वर्क और एनर्जी के बारे में, ठीक। एनर्जी कौन सा होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी। वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। वर्क का यूनिट जूल और सीजीएस में अर्ग, उसी तरह से एनर्जी का भी जूल और अर्ग। फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसमें डायन। तो इतना सारा फिजिकल क्वांटिटी देखो लिखा हूं और उसका सबका यूनिट क्या है, सबको अच्छे से देख लो। ये सब आ गया, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पावर का यूनिट वॉट, ये सबका फॉर्मूला है, किसका क्या फॉर्मूला है, तो सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूं। एक्सेलरेशन का इसका, ये आधा घंटा में पूरा तुमको ये चैप्टर हो गया। कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी ना क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो आधे घंटे का वीडियो में तुमको ये पूरा चैप्टर लगभग कॉन्सेप्ट समझ में गया। अब आप लोग पढ़िए इसको।